Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे टोबैको के उपयोग और ओरल कैंसर की। साथ ही बात करेंगे ईयरफोन से ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे कौन कौन सी समस्या आपको हो सकती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि स्लीप एपनिया क्या है और इसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूपजीवन हॉस्पिटल रायपुर से ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार डॉक्टर अनिल, 3 हमारे मुख्य टॉपिक हैं आज के जो हमने दर्शकों को बताया है, लेकिन हम शुरुआत इसी से करेंगे कि छत्तीसगढ़ में तंबाकू और ओरल कैंसर को लेकर फिलहाल क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में तंबाकू और ओरल कैंसर का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के मामले छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। भारत को ओरल कैंसर का हब कहा जाता है। तंबाकू और गुटखा का सेवन ओरल कैंसर और गले के कैंसर होने के प्रमुख कारण हैं। जो भी व्यक्ति गुटखा का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करता है, उसके लिए ओरल कैंसर का होना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जितने भी ओरल कैंसर के मरीज होते हैं, थ्रोट कैंसर के मरीज होते हैं, उन सभी में किसी न किसी प्रकार से गुटखा खाने की या तंबाकू खाने की आदत का सेवन करने का लक्षण हमेशा मिलता है। जहाँ तक सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य में, अपने यहाँ स्पेशली गांव में देखा जाता है कि गुटखा के पाउचेस जो होते हैं बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल हो जाते हैं। इस पे ना तो किसी प्रकार का सरकारी बैन है और न किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है, न तो रेट में रिस्ट्रिक्शन है। बहुत ही सस्ते दामों में ये उपलब्ध रहते हैं। लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती कि कितनी खतरनाक बीमारी इससे हो सकती है। तो ये ओरल कैंसर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, और आपने जैसे कि कहा कितना खतरनाक हो सकता है तंबाकू का सेवन करना, ये हम समझ सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि लोग इसके लिए जागरूक भी रहें। डॉक्टर अनिल, लेकिन एक बात ये भी है, रेड फ्लैग्स, इससे हम क्या समझें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादा किया जाता है, और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को मुंह में छाला हो जाता है या किसी प्रकार के सफ़ेद दाग हो जाते हैं या ऐसा छाला जो कि सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। स्पेशली जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और गुटखे का सेवन करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा कोई भी छाला, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, या दांतों में दर्द हो या खाने पीने में कोई तकलीफ़ हो, तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये रेड फ्लैग साइंस हैं। तो यदि ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट फिर उसको अपने तरीके से जांच करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। फिर उसके आधार पर आगे इलाज चलता है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, वैसे तो अगर ओरल कैंसर की हम बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ओरल कैंसर होने के, लेकिन जैसे कि आपने शुरुआत में ही हमें कहा कि अगर तंबाकू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई, तो उन्हें इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है। कैसे, ज़रा ये समझाइए। देखिए, कैंसर होने के बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल होता है एक्चुअली कैंसर की जो बीमारी होती है, लेकिन जहाँ तक सवाल है ओरल कैंसर का और थ्रोट के कैंसर का, इसका तंबाकू के सेवन से और गुटखे के सेवन से डायरेक्ट लिंक है। जो भी व्यक्ति को ओरल कैंसर होता है उसमें 100% ये देखा गया है कि उनको गुटखा खाने की आदत रहती है, तंबाकू खाने की आदत रहती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ओरल कैंसर होता है। दूसरे कारण भी होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर ओरल कैंसर में उतने डायरेक्टली लिंक्ड नहीं रहते, चाहे कोई जेनेटिक फैक्टर हो या दूसरे खान पान की चीज़ों से हो। इसमें लेकिन सबसे बड़ा प्रमुख कारण गुटखा और तंबाकू ही होता है। डॉक्टर अनिल, आप एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबे समय का आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ये सुना है कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों की तुलना में, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तंबाकू का सेवन लोग ज़्यादा करते हैं और ओरल कैंसर के मामले भी ज़्यादा आते हैं। क्या ये सच है? यूजुअली अधिकतर तो छत्तीसगढ़ से ही आते हैं हमारे पास मरीज, और शुरुआती प्रैक्टिस में इतने मरीज कैंसर के देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से ओरल कैंसर के मरीज काफ़ी बढ़ गए हैं।
और उसका मुख्य कारण यही है तंबाकू का सेवन और गुटखे का सेवन। इसमें किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तंबाकू के जो सेल होता है अपने छत्तीसगढ़ में, जो दुकानों में आराम से ये मिल जाता है, बहुत सस्ते दरों में मिल जाता है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती है, इसलिए लोग इसका सेवन करते हैं और ये छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल, और वाकई में ये चिंता का विषय है, क्योंकि जागरूकता की कमी सबसे बड़ा कारण हमें इसका लगता है कि हमारे राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में इसका ज़्यादा सेवन हो रहा है। डॉक्टर अनिल, ये तो बात हो गई ओरल कैंसर की और तंबाकू के सेवन की, इस पर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा दूसरा जो मुख्य टॉपिक है आज का वो ये है कि ईयरफोन के ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है आजकल, लेकिन इससे कितना खतरा हमें हो सकता है? देखिए, ईयरफोन के इस्तेमाल से अपने कानों में लगातार एक लाउड साउंड जाता है, एक ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड लगातार कान में जाती है। जब भी किसी के कान में लगातार हाई इंटेंसिटी की साउंड जाती है तो उसके नसों में प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, नसों की डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और नसों की जब डैमेज होती है, कान की नसें डैमेज हो जाती हैं, तो फिर सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है। जो दूसरे कारण होते हैं सुनाई कम होने के, और ये एक जो कारण होता है जिसके कारण की सुनाई कम आता है कि बहुत ही लाउड साउंड से एक्सपोजर होता है, जिसमें नसों में खराबी आती है, तो ये जो खराबी होती है कभी कभी परमानेंट हो जाती है। ये सबसे बड़ा एक दिक्कत का कारण है। बाकी जो दूसरे कारण हैं वो ट्रीटेबल रहते हैं, उनका आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन यदि लगातार साउंड से एक्सपोजर होता है, चाहे वो ईयरफोन से हो, चाहे वो डीजे का साउंड हो या दूसरा कोई बहुत ही हाई इंटेंसिटी का साउंड हो, इससे सीधे नसों में इफेक्ट पड़ता है, जो कि कभी कभी यदि इलाज नहीं किया जाए प्रॉपर तो वो परमानेंट हो जाता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है, फिर आपको हियरिंग एड इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर अनिल, लेकिन एक बात ये भी है, जिससे जब हम ईयरफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं या फिर ईयरबड्स लगा के लोगों से बातें करते हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमें पता नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं, अपने कानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सर दर्द होना जब शुरू होता है कुछ समय बाद तो हमें एहसास होता है उसका। लेकिन एक सही टाइम क्या है जब हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, वैसे तो शुरू से ही ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का जो साउंड है वो हमारे कानों में एक्सपोज ना हो। इस बात का इसका कि हम इंतज़ार करें कि हमको कोई सिम्टम डेवलप हो, हमको कोई तकलीफ़ हो, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद हम सावधानी लें। इससे पहले ही हमें सावधानी ले लेना चाहिए। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की सुनने की समस्या होती है या कान में सीटी की आवाज़ आती है या कान में भारीपन लगता है, तो तुरंत ही हमें सचेत हो जाना चाहिए और तुरंत ही इसका उपयोग कम करना चाहिए और ENT स्पेशलिस्ट को दिखा करके जांच कराना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इंतज़ार ही क्यों करें लक्षण दिखने का या कुछ चीज़ों के ख़राब होने का हमारे बॉडी के पार्ट्स में, बेटर है कि हम शुरू से ही ध्यान रखें। डॉक्टर अनिल, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि 60-60 का नियम फॉलो कीजिए, ये नियम क्या होता है? देखिए, वैसे कहने को तो ये 60-60 का नियम है कि हम जो हमारे ईयरबड्स जो हम यूज़ करते हैं, कान में जो ईयरबड्स लगाते हैं, उसका जो हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है उसका 60% हम यूज़ करें और एट ए टाइम हम उसको 60 मिनट्स तक यूज़ करें। ये एक 60-60 का फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है कि ताकि अपन कंटिन्यूस एक्सपोजर ना हो, बीच बीच में आपके कान को आराम मिलता रहे। डॉक्टर अनिल, कानों में कुछ लोगों की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कई बार डॉक्टर्स को भी, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कानों में कुछ घंटी बज रही है, ऐसा फील होता है। तो ये क्या अस्थायी रूप से हम समझ सकते हैं कि कान खराब हो रहे हैं, या फिर शुरुआती संकेत है, या फिर अब कान हमारा खराब ही हो चुका है और हमें ट्रीटमेंट अब कराने की ज़रूरत है? घंटी की आवाज़ जो रहती है वो अपनी कान की नसों से पैदा होती है, ये कोई बाहर की आवाज़ नहीं होती है, ये कान के नसों से पैदा होती है। और यदि इनिशियली ही इसको शुरुआती दौर में ही इसको अपन डॉक्टर को दिखाते हैं और इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये संभावना रहती है कि ये ठीक हो जाए। इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो तुरंत ही इलाज करने से ठीक हो जाते हैं और कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि जिसको ये परमानेंटली रह जाता है कभी कभी। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, इन दोनों ही विषयों पर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा तीसरा जो मुख्य टॉपिक है वो है कि स्लीप एपनिया। ये क्या होता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि नींद में सांस का रुक जाना, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है। स्लीप एंड एपनिया, एपनिया का मतलब होता है सांस का रुक जाना। तो जब नींद के दौरान आपका सांस रुक जाता है उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। ये तब होता है जब हम रात में जब सोते हैं, स्लीप के दौरान हमारी सांस रुक जाती है, नाक से बराबर साउंड नहीं, एयर नहीं जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कि हम नाक से सांस लेते हैं, जब ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है
एयरवे कम जाता है, हवा कम जा रही है अपने नाक से, तो स्नोरिंग होती है। सबसे पहले तो स्नोरिंग होती है, जिसको कि हम खर्राटे कहते हैं। खर्राटे की आवाज़ आती है, और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है कि हवा बिल्कुल नहीं जाती है, सांस बिल्कुल जाना बंद हो जाता है, चोकिंग हो जाती है, तो आदमी एपनिया में चला जाता है। उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल, क्या जितने भी खर्राटे लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, हम ये मान सकते हैं कि उन्हें स्लीप एपनिया है? कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। जिनको माइल्ड खर्राटे आते हैं, हल्का स्नोरिंग है जिसको हम बोलते हैं, यदि वो हल्के फॉर्म में है तो उसमें स्लीप एपनिया ज़रूरी नहीं है। यदि वो मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को स्लीप एपनिया भी मिलता है। और डॉक्टर ने, लेकिन इसका दिल पर कितना असर पड़ता है? खर्राटे जो आते हैं, जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम रहता है, ये तभी होता है जब हमारे को सांस कम जाती है। सांस कम जाने का सीधा अर्थ ये होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रहा है। ऑक्सीजन कम जाएगा तो लंग्स को भी ऑक्सीजन कम जाएगा, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम करेगा, हार्ट को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऑक्सीजन कम जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर करने के कारण हार्ट में जोर पड़ता है। तो ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है ब्लड प्रेशर बढ़ने से, स्नोरिंग की वजह से या स्लीप एपनिया की वजह से हार्ट पे जोर पड़ता है। दूसरा एक ये वजह हो सकता है कि चूँकि ऑक्सीजन कम जा रहा है शरीर में, आपकी बार बार नींद खुल रही है एपनिया की वजह से, सांस रुकने की वजह से, तो नींद बराबर नहीं होती है। नींद बराबर नहीं होती तो दिन में फिर आपको अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने की उसमें प्रॉब्लम जाता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो ये सब चीज़ें भी इनडायरेक्टली आपके हार्ट को असर करती हैं। डॉक्टर अनिल, एक बात ये भी है, क्योंकि खर्राटे का जिक्र आपने किया बार बार यहाँ पे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं खर्राटे की वजह से। उन्हें लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे खर्राटे आना उन्हें बंद हो जाए। कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज कीजिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जीवन शैली बदलने से खर्राटे की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है? और अगर पाया जा सकता है तो कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए? जी हाँ, लाइफस्टाइल को बदलने से डेफिनेटली खर्राटे का जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कभी कभी हल्के फॉर्म में यदि खर्राटे हैं तो उसको हमेशा के लिए ख़त्म भी किया जा सकता है। यूजुअली खर्राटे जो हैं, देखा गया है कि जो ओबेज लोग होते हैं, जो काफ़ी मोटे लोग रहते हैं, उनको होता है, जिनकी चर्बी जो है तालू में, और ये चर्बी का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। तो आप रूटीन जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज रहते हैं, लंग्स की एक्सरसाइज रहती हैं, वो करके, अपना वजन कम करके, खान पान में कंट्रोल करके कि आपका मोटापा कम हो जाए, रेगुलर एक्सरसाइज करके, ये इन सब चीज़ों से आप खर्राटे में कमी ला सकते हैं। अनिल, हमने 3 टॉपिक को लेकर के बात की, चाहे वो ईयरफोन्स को लेकर बात करो जिससे कानों को प्रॉब्लम होती है, या फिर स्लीप एपनिया की बात करें, या फिर हमने बात की ओरल कैंसर की। लेकिन इन तीनों ही चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए आपके हॉस्पिटल यानी कि रूप जीवन में क्या सुविधाएं हैं, ये ज़रा बताइए। हमारे यहाँ ओरल कैंसर के लिए इसका सर्जरी होती है। यहाँ पर हम इसका डायग्नोसिस भी करते हैं और इसका इलाज भी करते हैं। जब प्रारंभिक अवस्था में जब हमारे पास मरीज आता है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें संभावना है कैंसर हो सकता है, तो हम उसकी बायोप्सी लेते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है तो उसकी जो भी सर्जरी होती है वो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है। दूसरा सवाल जैसे आपने बताया हियरिंग के बारे में बताया आपने, हियरिंग के कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सुनाई कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिर्फ ईयरफोन ही यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, दूसरे और भी कारण हैं, जैसे कान का इन्फेक्शन होना है, कान की हड्डियों का ख़राब हो जाना है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जिसके वजह से भी होती है। कुछ बीमारियों का इलाज दवाइयों से हो जाता है, कुछ बीमारियों का इलाज में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ बीमारियों में कान में मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और स्लीप एपनिया की अगर बात करें तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम स्लीप एपनिया को कंफर्म करने के लिए एक स्लीप स्टडी होती है। इस स्लीप स्टडी में जब रात में जो मरीज है जो सोता है, जब अपने घर, ये स्लीप स्टडी जो मरीज के घर पे भी किया जा सकता है, हॉस्पिटल में किया जा सकता है। तो वो स्लीप स्टडी जब स्लीप के दौरान पूरी मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट की, उसकी ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, उसको कितने खर्राटे आ रहे हैं, उसकी सांस कितनी चल रही है, उसको बार बार एपनिया हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी बार एपनिया हुआ, कितनी बार स्नोरिंग हुई, कितनी ज़्यादा स्नोरिंग हुई, ये सब पूरा टाइट्रेशन होता है, ये पता करते हैं। और फिर उसका जब रिज़ल्ट आता है, दूसरे दिन सुबह जब मरीज जागता है तब उसको ये रिज़ल्ट पता चलता है। तो उस रिज़ल्ट के आधार पे एक स्लीप एंडोस्कोपी भी किया जाता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि किस कारण से ये स्नोरिंग हो रही है। स्नोरिंग को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम किसी भी प्रकार से कोई मशीन यूज़ करके अपने नाक से या मुंह से अपने एयर फ्लो बढ़ाएं, जिसको कि हम सीपैप मशीन या बाईपैप मशीन कहते हैं। उसको यूज़ करने से आपका जो एयर फ्लो है नाक से वो बढ़ जाता है और स्नोरिंग कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के मशीनों का उपयोग करना लगातार घर पे
या कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो बाहर भी लेके जाना पड़ता है। ये काफ़ी कम्बरसम होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सबको लेकर के जाना और बार बार रोज़ लगाना। तो इसके लिए सर्जरी भी होती है, इसका ऑपरेशन किया जाता है, स्नोरिंग सर्जरी भी होती है इस प्रकार के मरीजों की। और स्नोरिंग की सर्जरी करने से काफ़ी हद तक स्नोरिंग की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुल डॉक्टर अनिल, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, इन तीनों ही टॉपिक पर हमने बहुत सारी बातें आपसे की है, लेकिन अगर हम बात करें ईयरफोन से गाने सुनने की या फिर वीडियोस देखने की, तो ना सिर्फ युवा बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल पेरेंट्स उन्हें भी इसका इस्तेमाल खुले करने देते हैं, खुले तरीके से, और वो आराम से करते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स को ज़रा बताइए कि ये उनके बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बड़ों से और ज़्यादा नाजुक होते हैं। आजकल हमने देखा है कि बच्चों को पेरेंट्स लोग तुरंत मोबाइल दे देते हैं कि चलो बेटा मोबाइल देख लो या सुन लो, फिर वही उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वो जब वो बड़ा होता है तो ये आदत छूटती नहीं है, फिर वो बार बार उसी को मोबाइल मांगेगा, फिर वो आपसे नहीं तो वो जिद करेगा मोबाइल मांगने की, ईयरफोन्स लगाने की। तो डेफिनेटली लगातार फिर कुछ भी जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं या कान में जो भी आवाज़ें जा रही हैं, फिर उसको वही अच्छा लगने लगता है और उसी का इस्तेमाल करने लगता है। तो पेरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि लगातार इस तरीके से साउंड का कान में जाना, ईयरफोन्स का यूज़ करना या लगातार बच्चों के द्वारा इस तरीके का वीडियोस को देखना उसके लिए हितकारी नहीं है। डॉक्टर अनिल, एक बात ये भी है, लेकिन अगर हम टोबैको की बात फिर से अगर करें, आपने ये तो बताया कि कितना खतरनाक होता है तंबाकू का सेवन करना, चाहे वो कैंसर के बारे में हो या फिर और किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ठीक है वो छोड़ देंगे, वो ये समझ भी जाते हैं कि ये करना तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई आसान उपाय बता सकते हैं आप दर्शकों को, जो ये करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? ऐसी कोई दवाई नहीं आई है जिससे कि आप तंबाकू को छोड़ सकें, गुटखा को छोड़ सकें। ये सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं है। वैसे तो सभी गुटखा के जो पाउचेस रहते हैं उसमें लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें बड़े बड़े फ़ोटो बने रहते हैं जिसमें कि आदमी को कैंसर हुआ है, यहाँ बड़ा सा गांठ दिख रहा है। उसको मालूम है, जो गुटखा खा रहा है उसको ज़रूर मालूम है कि ये है करके, लेकिन वो सचेत नहीं है, जागरूकता की कमी है। ये बस थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता है। तो ये चीज़ लोगों को समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में जब अपन ये उसका उपयोग करते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों को बार बार ये बताना ज़रूरी है कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। लोग देखते हैं कभी आसपास अपने, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कितनी खतरनाक बीमारी है। खतरनाक इन द सेंस ये है कि एक शुरू के स्टेज में आप इसको ठीक से ठीक कर सकते हैं, आप इसका पूरा इलाज हो सकता है, लेकिन जब ये एडवांस हो जाता है तो इस प्रकार की कैंसर को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। डॉक्टर ने, लेकिन एक बात ये भी है, जब तंबाकू छोड़ने की कोशिश अगर कोई करते हैं, जैसे अगर एक्सपर्ट उन्हें बताते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, जब वो कोशिश करते हैं उन्हें चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है, इसका कारण क्या है? ये एडिक्शन है, बेसिकली फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। एक तो होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, एक होता है फिजिकल डिपेंडेंस। निकोटीन रहता है तंबाकू में, तो वो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। एक तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस रहता है कि लोगों को आदत पड़ जाती है कि हमारे मुंह में कुछ रहे तो अच्छा लगता है, तो वो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस रहता है कि जब तक हम नहीं रखेंगे मुंह में तंबाकू को या इसको, हमें अच्छा नहीं लगता है। या फिर ऐसा लगता है कि तंबाकू नहीं खाएंगे तो हमारा मोशन पास नहीं होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा लगता है उन्हें। और जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं निकोटीन का, उनको फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जब वो तंबाकू यूज़ करना जब बंद करता है तो फिर उसको दूसरे सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स, घबराहट लगने लगती है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन इसका भी इलाज है, धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। डी एडिक्शन का अपना एक तरीका होता है, डॉक्टर्स होते हैं इसके, स्पेशलिस्ट होते हैं जो डी एडिक्शन से आपको तंबाकू छुड़वा सकते हैं, दूसरे नशे की चीज़ों को छुड़वा सकते हैं। डॉक्टर ने एक बात ये भी लिखी, ईयरफोन का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं, जैसे आपने तो कहा कि आप शुरू से ही ना करें ताकि ट्रीटमेंट की नौबत ही ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई लापरवाही बरतते हैं, आपके पास वो आते हैं, एक्सपर्ट्स के पास आते हैं जब लोग, कि अब उन्हें कानों में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ें, उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना है ईयरफोन, लेकिन को सावधानी से यूज़ करना है, उसका लिमिटेड यूज़ करना है ना। जो 60-60 का एक फार्मूला बताया गया है उसको भी यूज़ करें, हो सके तो उससे कम इस्तेमाल करें उसका। और इससे आपको जरा भी संकेत ऐसा मिलता है कि कानों में भारीपन लग रहा है, सुनाई कम आ रही है या सीटी की आवाज़ आ रही है, तो तुरंत आप ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और अपना ऑडियोमेट्री चेक कराएं, कान की जांच कराएं। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, एक बार फिर से बात करते हैं स्लीप एपनिया की। क्या ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, और होती है तो फिर कैसे? जी हाँ, ये बच्चों में भी पाई जाती है, बट कारण जो रहता है बच्चों में अलग रहता है और बड़ों में अलग रहता है। बच्चों में यूजुअली नाक से सांस नहीं आने का जो कारण रहता है कि नाक के पीछे के जो मस्से रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, एडिनॉइड्स बोलते हैं हम इनको, जिसकी वजह से नाक से सांस लेने में रुकावट जाती है
और बच्चा स्नोरिंग करता है, मुंह खोल के सांस लेता है, और कभी कभी तो स्लीप एपनिया भी होता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्लीप एपनिया भी हो जाता है। डॉक्टर अनिल, एक बात ये भी, क्योंकि हमारा मुख्य टॉपिक ही ये था आज का कि ईयरफोन से जो समस्याएं होती है कानों को, उस पर हमने बहुत सारी आपसे बातें की है, लेकिन आपके पास तो बहुत पेशेंट आते होंगे और ज़रूरी नहीं कि हर बार ईयरफोन्स की ज़्यादा इस्तेमाल से ही कानों में प्रॉब्लम हो, और क्या क्या कारण आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लोगों के कान में प्रॉब्लम होती है, और उन प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है सुनाई देने में समस्या का, बहुत सारे कारण होते हैं इसको। कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है, कान की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हो जाता है। तो इन सब का इलाज रहता है। कई बीमारियां ऐसी रहती हैं जो कंजर्वेटिवली ठीक हो जाती हैं। कंजर्वेटिवली का मतलब होता है कि हम सिर्फ दवाइयां देकर के उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसको कि एक सामान्य ऑपरेशन करके उसको भी ठीक किया जा सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है जब बहुत ज़्यादा आपके कानों को लाउड साउंड से एक्सपोजर होता है। ये एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। कभी कभी इसमें परमानेंट हियरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा समय तक लाउड साउंड से, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी साउंड से एक्सपोजर हो रहा है, तो कृपया अपने उस स्थान से अपने आप को हटा लें, ताकि लाउड साउंड का एक्सपोजर आपको कम से कम हो सके और कान की नसों को नुकसान की संभावना कम से कम रहे। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, कई बार हम देखते हैं कि जब लोग तंबाकू खाना शुरुआत करते हैं इसकी, तो उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें नशा लग जाएगा। वो बस शुरू कर देते हैं, लोगों की देखा देखी या फिर किसी भी अपने रीज़न से उन्हें लगता है शौक एक बार की ट्राई करते हैं, लेकिन वो कौन सा समय होता है जब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अब उन्हें नशे की लत लग रही है और उन्हें इससे टोटली दूर होना है? तंबाकू का इस्तेमाल जब शुरू में करता है आदमी, तो शुरू में अच्छा लगता है उसको, डेफिनेटली उसके जो अपने केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं उससे थोड़ा सा एक इलेशन का फीलिंग आता है, तो अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे वो डोज को बढ़ाना लगता है। जब ऐसा लगे कि जब हमारा डोज बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप एडिक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। तो उसी समय समझ जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। डॉक्टर अनिल, एक आखिरी सवाल, अंत में हमारे दर्शकों को सेहत को लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे दो प्रमुख चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक तो ये तंबाकू और जो गुटखा का सेवन है, जिसकी वजह से इतनी खतरनाक बीमारी होती है, ओरल कैंसर और थ्रोट के कैंसर की बीमारियां होती है। कैंसर आप सभी जानते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गुटखा खा रहे हैं आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब दूसरा खाने वाले को नहीं होगा। हो सकता है कि आपका देखा देखी दूसरे ने चालू कर दिया, आपको नहीं, ये सोच के चालू करता है ये तो खा रहा है, इसको नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसको नहीं हुआ तो आपको हो सकता है, और कहीं ये इनिशियल स्टेज में पकड़ में नहीं आया तो फिर ये खतरनाक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसके कि इलाज में बहुत दिक्कतें होती है और ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा साउंड के बारे में बताऊंगा कि लाउड साउंड से, चाहे वो डीजे का साउंड हो, चाहे बहुत लाउड म्यूज़िक हो, चाहे बहुत ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल हो, लाउड साउंड से एक्सपोजर हो, इसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। और बल्कि डीजे पे तो बहुत ही लिमिटेड यूज़ हो, ऐसा ध्यान में प्रशासन को रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर ने, ये 3 जो हमारे टॉपिक थे वो ट्रेंडिंग टॉपिक थे, क्योंकि जो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपने इससे लेकर बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। उम्मीद करते हैं आपने जितनी एडवाइस दी दर्शकों से ज़रूर फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।